एमकॉम फाइनल के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के पेपर में आज का हमारा टॉपिक असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने कंपनी के असेसमेंट के बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि कंपनी का असेसमेंट होता है वैसे ही यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी आपको ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद डिडक्शन घटा देने के पश्चात टोटल इनकम और उस पर कर की दरें के हिसाब से उसका टैक्स लायबिलिटी ज्ञात करनी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के असेसमेंट में स्पेशल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P का बड़ा महत्व है और इस चैप्टर में हम उसका अध्ययन भी करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 or under any other law for the time being in force of any state for the registration of cooperative society section 219। इसमें कहा गया है कि सेंटर का जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, उसके अंदर अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर किसी स्टेट में किसी अन्य लॉ के अंतर्गत किसी का रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में हुआ है तो उसे भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी मानेंगे। कई सारे उदाहरण आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के देखे होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो बैंकिंग का काम भी करती है, जैसे आपने देखा है आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने अमूल वगैरह जो इस प्रकार से दूध आदि का जो है प्रोडक्शन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, वो भी एक प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाती है। जब हम इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जिस प्रकार से कंपनी में किया जाता है बिल्कुल उसी प्रकार से इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन से ज़्यादा आय होती है तो उसको महत्व देना है। बाकी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की अगर इनकम है तो वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। जहाँ तक डिडक्शन का बात है तो डिडक्शन इनको जो मिलने वाली हैं वो कुछ 12-13 डिडक्शन इनको मिलती हैं जो कि हमने कंपनी के संबंध में पढ़ी थी। जैसे 80G की डोनेशन के संबंध में, पॉलिटिकल साइंटिफिक रिसर्च के रूप में 80GGA की डिडक्शन को मिलती है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी को अगर इन्होंने डोनेशन दिया हो तो 80GGC के रूप में मिलती है। बाकी बिजनेस के संबंध में जो कटौतियाँ मिलती हैं वो इनको मिलेंगी 80IA 80P के साथ ये भी मिलेंगी 80IA 80IAB 80IB, और इसी प्रकार से होटल वगैरह के प्रोजेक्ट के बारे में 80IBA 80IC सर्टेन जो अंडरटेकिंग है उसके संबंध में, इसी प्रकार से 80ID और 80IA नॉन ईस्टर्न स्टेट के बारे में जो हम डिडक्शन देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारी डिडक्शन ये दी जाती हैं। इसके अलावा डिडक्शन इज रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसके संबंध में जो कटौती है धारा 80GGA JJAA नए एम्प्लॉई की जो भर्ती के संबंध में जो डिडक्शन मिलती है वो भी मिलेगी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको जो डिडक्शन मिलेगी वो 80P के संबंध में मिलेगी, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 80P। अब यहाँ पर 80P में जो डिडक्शन इनको मिलती है वो कई सारे भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से उसमें आय के स्रोत हैं, मतलब किस किस प्रकार से उनको आय होती है और कितनी कटौती उनको मिलेगी। तो ज़्यादातर अपने आप को दिमाग में ये बिठा के रखना है कि बिज़नेस से जो उसमें किसी प्रकार की कोई इनकम हुई है जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटी में आती है तो उसके संबंध में 100% ऑफ प्रॉफिट जो भी व्यवसाय के लाभ हुए हैं 100% यहाँ पर डिडक्टेबल होंगे अंडर सेक्शन 80P। उसमें पहला जो सब सेक्शन है 80P2A प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू सर्टेन स्पेसिफाइड एक्टिविटी। अब वो कौन कौन सी सर्टेन स्पेसिफाइड एक्टिविटी हैं, जैसे मान लीजिए कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर। इसकी इसी प्रकार से कोई कॉटेज इंडस्ट्री हो, इसी प्रकार से मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। अगर मान लीजिए वो किसी प्रकार का भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके उनके मेंबर्स के लिए अगर वो मार्केटिंग करते हैं तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। आगे द परचेज ऑफ
एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित जो भी इम्प्लीमेंट हैं, सीड्स हैं, बीज हैं, लाइव स्टॉक है और अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर के लिए फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम, तो उसके मेंबर को देने के लिए अगर इस तरीके का कोई व्यवसाय किया जाता है तो उसको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से द कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ द लेबर ऑफ इट्स मेंबर, इसी प्रकार से किसी प्रकार का प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब पावर की मतलब जो शक्ति है जो उसके बगैर, अगर विद्युत के बगैर अगर किसी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग है, द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू इट्स मेंबर, इसी प्रकार से अगर उसके मेंबर के लेबर के डिस्पोजल के लिए अगर कोई कलेक्टिव प्रयास किया गया है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा मछली पालन वगैरह है तो इसमें फ़िशिंग और एलाइड एक्टिविटीज़ दैट इज़ टू से द कैचिंग, क्यूरिंग, प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग और मार्केटिंग ऑफ फिश of the purchase of material and equipment in connection therewith for the purpose of supplying them to member, यानी इस प्रकार की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो इस प्रकार के कार्यों में लगी हुई हो, स्पेसिफाइड जो एक्टिविटी हमने देखी हैं धारा 80(2)(a) के अंतर्गत, तो उसमें जितना भी बिजनेस से इनकम होगी वो सारा का सारा 100% कटौती मिल जाएगी। इसी प्रकार से प्रॉफिट ऑफ सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन P2B, इसमें कहा है कि इसमें भी 100% ऑफ प्रॉफिट जो है उसमें कटौती मिल जाएगी उसकी ग्रॉस टोटल इनकम से, अगर कोई कोऑपरेटिव बीइंग ए प्राइमरी सोसाइटी एंगेज इन सप्लाइंग मिल्क, जैसे दूध वगैरह है, ऑयल सीड है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, रेस्ट और ग्रोन बाय इट्स मेंबर टू। अब किन किन के लिए की जाती है तो टू ए फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग ए सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट और वेजिटेबल एज द केस में बी, और द गवर्नमेंट, यानी ये सारी चीज़ें किसको की जाएँ, द गवर्नमेंट ऑफ लोकल या किसी लोकल अथॉरिटी को, और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, और ए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बीइंग कंपनी और कॉरपोरेशन एंगेज इन सप्लाइंग मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट और वेजिटेबल एज द केस में बी टू द पब्लिक। P2A और P2B ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहली वाली जो थी वो सर्टेन एक्टिविटीज़ के बारे में थी, और ये भी सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं उसके संबंध में कि अगर इस संबंध जैसे मिल्क के संबंध में, ऑयल सीड के संबंध में अगर वो सप्लाई कर रही हैं उसके मेंबर्स को, तो उसमें 100% कटौती मिलती है। इन दोनों के अलावा अगर कोई कोऑपरेटिव किसी अदर एक्टिविटी में एंगेज हो तो उसके संबंध में भी उसके जो प्रॉफिट हुए हैं या जो भी गेन हुआ है उसमें यहाँ पर छूट मिलेगी, लेकिन उसकी एक लिमिट है। अगर एक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो कि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए इस्टेब्लिश की गई हो, तो उसके संबंध में 1 लाख रुपए तक की अधिकतम कटौती है, और अगर किसी दूसरी प्रकार की कोई एक्टिविटी में है तो वो 50,000 रुपये तक उसके जो अदर एक्टिविटी से जो भी इनकम हुई है, जनरेट हुई है, 50,000 रुपये की कटौती धारा 80(P2C) के अंतर्गत उसे मिल जाएगी। इसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी 100% ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडेड एंड, ये धारा 80(P2D) है, जिसमें कि 100% जो प्रॉफिट हुए हैं वो सारे के सारे डिडक्ट हो जाएंगे उसके ग्रॉस सेटलमेंट बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ड्राइव बाय द कोऑपरेटिव फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट विद एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी पैसा वगैरह होता है, तो अगर उसने किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया हो तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जो भी इनकम होगी वो सारी की सारी धारा 80(P2D) के अंतर्गत उसकी ग्रॉस सेटलमेंट में से कटौती मिल जाएगी। इसी प्रकार से कोई धारा 80(P2E) के अंतर्गत कोई इनकम हुई है कोई गोडाउन को या वेयर हाउस को किराए पर देने की, तो उसके संबंध में भी 100% कटौती मिल जाती है। इसके बाद एंटायर अमाउंट ऑफ बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन स्पेसिफाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी डज नॉट एक्सीड ₹20,000। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से इनकम हुई हो या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई हो,
तो उसकी जो आय हुई है वो भी 100% कर मुक्त हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि ये जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट बीइंग। अब कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, देखिए इसमें 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है। द फर्स्ट वन इज़ कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से वो एक अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी भी नहीं होना चाहिए। ऐसी सोसाइटी किसी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी नहीं होना चाहिए। ए सोसाइटी एंगेज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन विद द एड ऑफ पावर। अभी तक हमने पढ़ा था कि विदाउट एड ऑफ पावर, अगर यहाँ पर एड ऑफ पावर है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि प्रोवाइडेड ग्रॉस रिटर्न डज नॉट इसकी एक्सीड 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो तो यहाँ पर इसको कटौती मिल जाएगी। अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन ए सोसाइटी फॉर द, अगर किसी प्रकार की कोई अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो भी यहाँ पर इसमें डिडक्टेबल नहीं होगी। लेकिन आपको ये समझना है कि ए सोसाइटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया और कंटोनमेंट। अगर इस तरह की कोई अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें ये धारा 80P की कटौती नहीं मिलती। अधिकतम ये 20,000 रुपये की है। यहाँ पर इन कटौतियों को समझने के पश्चात अब सोसाइटी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल इनकम तो हमने ज्ञात कर ली, अब रेट ऑफ इनकम टैक्स वो भी जानना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है यहाँ पर इनकी कोई भी आय जो है वो ऐसा नहीं है कि करमुक्त सीमा हो यहाँ पर, यानी जैसे कि हम व्यक्तियों के संबंध में देखते हैं 2.5 लाख रुपए तक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। कंपनियों की तरह यहाँ पर फ्लैट रेट है। जो रेट है नॉर्मल इनकम के ऊपर वो है प्रथम 10,000 तक की अगर आय हो तो उसका 10%, और 10,000 से 20,000 के बीच में हो, यानी यूँ कहना चाहें कि अगले 10,000 पे 20%, और अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा हो तो 30% की दर से कर लगाया जाता है। ये जो कर की दरें हैं ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस हैं। इसके अलावा अगर पूंजी लाभों से हुई है, दीर्घकालीन पूंजी लाभों से हुई है तो 20% की दर है। अगर अल्पकालीन पूंजी लाभों से धारा 111A में हुई है तो उसके संबंध में 15% की कटौती मिलती है। अगर कैजुअल इनकम से यानी लॉटरी वगैरह से इनकम हुई है तो उसके ऊपर 30% की जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है वो एज इट इज़ जैसे कंपनी में है वैसे यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आपको देखने को मिलेंगे, और उसी के हिसाब से आपको कर की गणना करनी है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इनकम के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर 10,000 रुपये तक इनकम हो तो 10%, उस 10,000 से ज़्यादा हो अगले 10,000 पे 20%, और 20,000 रुपये से ज़्यादा हो तो हम 30% की दर से कर लगाएंगे। इसके अलावा अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो 12% सरचार्ज भी लगाया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से जो 4% है वो भी लगाया जाएगा। अब एक एग्जांपल की सहायता से हम समझते हैं किस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो हम उसकी टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर टैक्स की गणना कैसे की जाएगी। ये कह रहे हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 चित्रकूट कोऑपरेटिव सोसाइटी ड्राइव टोटल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग विद द एड ऑफ पावर 80,000, इनकम फ्रॉम कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर टू द मेंबर 35,000, interest from another cooperative society 70,000, income from house property computed 96,000, income from other business की 8,000 रुपये की। determine its taxable income and tax payable by it। अब यहाँ पर हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम चित्रकूट कोऑपरेटिव सोसाइटी को निकालेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उन्हें 96,000 की इनकम हुई है। बिजनेस इनकम के संबंध में प्रोसेसिंग विद द एड ऑफ पावर 80,000 रुपये है। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर के संबंध में 35,000 रुपये की, और अदर बिजनेस के संबंध में 8,000 रुपीज़ की इनकम हुई है। टोटल बिजनेस की जो इनकम हुई है 1,23,000 की हुई है। उसके पश्चात इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के संबंध में इंटरेस्ट उन्हें रिसीव्ड हुआ है अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से 70,000 का। टोटल जो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट होगी इट इज़ 2,89,000। अब यहाँ पर 80P की इन्हें डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले ये इंटरेस्ट की जो इनकम हुई है इनको 70,000 की
ये यहाँ पर डिडक्टिबल हो जाएगी धारा 80(p)(2)(d) के संबंध में। समझ में आई? क्योंकि ये अदर इनकम हुई है अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो। इसके अलावा 80(p)(2)(a)(4) कलेक्टिव डिस्पोजल के संबंध में तो 35,000 रुपये की इन्हें बिजनेस की इनकम हुई है और वो 35,000 पूरे के पूरे, क्योंकि 80(p)(2)(a) और B में 100% की है, D में भी 100% की है, तो हमने 100% 70,000 लिया। यहाँ पर भी हम 35,000 रुपये पूरे के पूरे लेंगे। और अदर बिजनेस की जो इनकम है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो हम इसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मान के बल्कि दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मानते हुए अधिकतम 50,000 रुपये की यहाँ पर कटौती दी जाएगी। तो टोटल जो कटौतियाँ दी जाएंगी उनका टोटल होगा 1,55,000 घटा देंगे। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की टोटल इनकम 1,34,000 रुपये आएगा, जिसके ऊपर हम कर की गणना करेंगे। पहले 10,000 पे 10% के हिसाब से 1,000 रुपये टैक्स आएगा, अगले 10,000 पे 20% के हिसाब से 2,000 रुपये टैक्स आएगा, फिर 1,34,000 में से 20,000 कम करके 1,14,000 पे हम 30% की दर से कर की गणना करेंगे तो 34,200 रुपये आएंगे। टोटल जो टैक्स पेएबल होगा वो 37,200 रुपये है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के 4% हमें इसमें जोड़ने हैं, 1,488 रुपये जोड़ देंगे। टोटल टैक्स जो पेएबल होगा वो 39,288 रुपये होगा। इस प्रकार से कर को हम उपसादित करते हैं, राउंडेड ऑफ करते हैं, तो 10 के मल्टीप्लाई तक करना है, क्योंकि 88 है तो हमें इसे 90 बना देना है। अगर 84 होता तो हम 80 कर देते हैं, 84 तक होता तो 80 कर देते। तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है इट इज़ 39,290 रुपीज़। थैंक यू।